नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं डॉक्टर अजीत सहगल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही वाराणसी के तो बहुत ही मशहूर फिजिशियन हैं और पिछले लगभग 25 वर्षों से काशी में रह करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी शिक्षा दीक्षा उड़ीसा से पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने वाराणसी आकर के यहाँ लोगों की सेवा का व्रत लिया जो अभी भी चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर बाजोरिया का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसी एक बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगा जो आजकल देख रहा हूँ कि इस दशक में बहुत कॉमन होती जा रही है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं और वो ग्लैंड्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी जो होती है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका अगर हम उदाहरण आपको देना चाहें तो हमारी जो आंसुओं की ग्लैंड होती है जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसका उदाहरण दूसरा मैं देना चाहूँगा, उसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में लार बनाती है। तो वो ग्रंथियाँ जो एक डक्ट के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं शरीर में, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड या डक्ट ग्लैंड्स। लेकिन कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनकी डक्ट नहीं होती लेकिन ये डायरेक्ट खून में अपना जो है सिक्रीशन देती हैं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन सी ग्लैंड होती है जिसको, बहुत सी ग्लैंड्स हैं लेकिन जो कॉमन ग्लैंड जिनकी हम परेशानियों को देखते हैं उनमें एक बहुत ही कॉमन है, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के सामने के हिस्से में होती है। अगर आप मुंह में से थूक घोटे ऐसे करके तो ये चीज़ आपको हिलती हुई नजर आएगी जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी बीच में ट्रैकिया होती है उसके दोनों तरफ एक कान के जैसी होती है और यहाँ फैली होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड होती है। और दूसरी अगर हम सोचें कि इंडोक्राइन ग्लैंड और कौन सी होती है तो एड्रीनल्स होती हैं, पिट्यूटरी बॉडी होती हैं। डॉक्टर साहब और भी आप इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, लेकिन जो मैं देखता हूं कि पिछले एक दशक से थायराइड के प्रॉब्लम के रोगी बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं खाता, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मैं काम करता हूँ थक जाता हूँ, सवेरे से लेकर शाम तक पहुँचते पहुँचते लगता है अब शरीर में जान नहीं रह गई, लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज डॉक्टर साहब से इसी थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करना है कि थायराइड ग्लैंड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या लक्षण लेकर के पेशेंट आते हैं, कैसे इनकी दवाइयाँ की जाएंगी, कैसे इनका इलाज किया जाएगा, अलग अलग तरीके के जो प्रेजेंटेशन होंगे उनके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप थायराइड के बारे में ये बताएं कि थायराइड में, जैसे थायराइड जब बड़ी हो जाती है तो उसको हम घेघा कहते हैं, लेकिन वो हमारे इस बनारस में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर वगैरह में काफ़ी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो थायराइड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे आप बताए हैं जी, और जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे हाइपोथैलेमस है जी, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल है, एड्रिनल है, थाइमस है, देन ओवरी है, टेस्टिस है, दे ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड। राइट, ये सब डक्टलेस ग्लैंड है। इसमें थायराइड की बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है। हाँ, आजकल देखने में कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। इंडिया में अराउंड 42 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिजीज। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है जी। और ये जो आप बता रहे जो गोरखपुर एंड ऑल दैट जी, एक तो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी जी, लेकिन अब तो आयोडाइज सॉल्ट आ गया है तो इसलिए दैट इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू द कॉज ऑफ हाइपोथायराइड। अच्छा, तो पहले से उसकी संख्या भी कम हो गई होगी। अगर आयोडीन की वजह से कमी हो रही है तो उसकी संख्या भी कम हो गई होगी। दूसरा बोले ऑटो इम्यून कॉज होते हैं जी, वो तो शायद सबसे ज़्यादा होता है। उसका मेन रीजन अपना एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, आजकल ये जो हम लोग अनक्लीन पानी पीते हैं जी, जो पॉल्यूशन होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, उसमें रिसोर्सिनॉल एक होता है कंपाउंड, ये सब चीज़ें जो है ये थायराइड के लिए टॉक्सिक होती है और उनको ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये तो
डॉक्टर साहब समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी है उसको ऐसे जगह ना बहाएं जहां से लोग पानी पीते हैं, क्योंकि अगर जो है ऐसा इम्प्योरिटी वाला पानी पिएंगे तो निश्चित उस एरिया में भी थायराइड के रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब हमको ये बताइए कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? मेन तो उसमें से निकलते हैं T3 ट्राईआयोडोथायरोडिन और थायरॉक्सिन T4। उसके अलावा उससे कैल्सिटोनिन भी होता है। ये 3 हार्मोन होते हैं उसमें से। 3 तरीके के हार्मोन उसमें निकलते हैं, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन। डॉक्टर साहब तो ये जो 3 तरीके के हार्मोन होते हैं इन सब के अलग अलग काम होते होंगे। ये बॉडी पे अपना इफेक्ट किस तरीके से डालते हैं? मान लीजिए T3 बढ़ गया, T3 कम हो गया, T4 में अगर हो गया, TSH में अगर फर्क हो गया, तो किस तरीके से पेशेंट आपके पास आता है, क्या क्या परेशानियां लेकर के आता है, इसके बारे में बताएं। TSH अगर आपका कम हो जाता है जी तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और TSH अगर बढ़ जाए तो हाइपोथायरॉयड होता है जी, ठीक है। और एक हम लोग बोलते हैं यूथायरॉयड। यूथायरॉयड मतलब जो है वो स्टेटस जो नॉर्मल जैसी होती है उसको तो यूथायरॉयड। उसमें पेशेंट बायोकेमिकली तो वो उसका TSH नॉर्मल आएगा, लेकिन क्लिनिकली वो हाइपोथायरॉयड है। क्लिनिकली हाइपोथायरॉयड है, लेकिन जांच में अगर कराएंगे तो TSH की वैल्यू जो है नॉर्मल मालूम पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हाइपोथायरॉयड के जो पेशेंट आते हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं आपको, क्या कंप्लेंट करते हैं आपको आकर? कॉमन सिम्टम एक तो होता है लिथार्जीनेस, मतलब थकावट, एकदम थका, मतलब पहले इतना काम कर लेते थे अब काम होता नहीं है हमसे जी, बिकम वेरी टायर्ड इजीली, लिथार्जी। दूसरा होता है इडीमा, सूजन, शरीर में सूजन आ जाए, पैरों में ज्यादा होता है, टीबिया बोन के आगे जो है सूजन आती है। डॉक्टर साहब इसको क्या हम पीडल इडिमा कह सकते हैं? पेडल इडिमा, पीडल इडिमा और होता है। वो नॉन पिटिंग होता है, वो दबाने से दबती नहीं है, लेकिन नॉन ये पिटिंग, नॉन पिटिंग टाइप का होता है, क्योंकि बहुत से अगर इडिमा होते हैं जिनको अगर हम दबाते हैं जैसे तो वहाँ heart गड्ढा हो failure जाता है। and all that। हाँ डॉक्टर साहब, इसी समय एक बात आपसे और भी करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पीडल इडिमा होता है, उनको दबाने पर दब भी जाता है लेकिन उनको कोई कार्डियो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वेरिकोस वेन्स के वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे जाता है वो प्रॉपरली ऊपर नहीं आ पाता है। हाँ, तो उसके वजह से भी पिटिंग इडिमा हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थायराइड में नॉन पिटिंग इडिमा होता है। उसके अलावा उनको फेशियल इडिमा होता है, आँख के चारों तरफ पेरिऑर्बिटल पफिनेस होता है। सुबह जब सो के उठेंगे तो चेहरा मोटा मोटा लगेगा, चेहरा मोटा लगता है। उसके अलावा उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, डिप्रेशन होता है, इस तरह जो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों में कि थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं अवसाद होना, डिप्रेशन होना, ये इस तरीके से भी लोग प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ हाइपोथायराइड में है उनको ठंड बर्दाश्त नहीं है, एक दफे पंखा चल रहा होगा ये बोलते हैं कि नहीं इसको बंद करो, इंटॉलरेंट टू कोल्ड। अच्छा, वो हमेशा सॉक्स पहने या दस्ताने पहने या कैप लगा के रखते हैं। अच्छा, उनको ठंडक नहीं बर्दाश्त, ठंडक बर्दाश्त नहीं। जी जी। अच्छा, कुछ पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम आती है, जैसे ब्रेडिकार्डिया होता है, उनकी धड़कन बहुत कम चलती। अच्छा, पल्स रेट जो है लेस देन 60 रहता है। अच्छा, कोई को कार्डियोमेगाली हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल। कार्डियोमेगाली का मतलब हार्ट की साइज बढ़ जाना। जी, दीज आर द कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथायरॉइड पेशेंट। अच्छा, डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन का क्या स्टेज होती है? ऐसे पेशेंट क्या ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं या यूजुअली नहीं होते हैं? अच्छा, तो डॉक्टर साहब सिम्टम आपने एक तो ये बताया कि हाइपोथायरॉइड के, अब जो है वो हाइपरथायरॉइड की हम बात करें जहाँ ये सिक्रीशन बढ़ा हुआ होता है। अरे हाइपोथायरॉइड में पेशेंट आएगा कि हमको पसीना आता ही नहीं है। अच्छा, और सबको पसीना आ रहा, हमको पसीना नहीं आता है। अच्छा, तो वो हाइपोथायरॉइड है। हाइपोथायरॉइड पेशेंट को स्वेटिंग बहुत होती है। अच्छा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, एक्सेसिव उनका वेट लॉस होगा, एपिटाइट नॉर्मल है, खाना अच्छे से खा रहे हैं लेकिन हमारा वजन कम होता जा रहा है, वजन कम हो रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको पैल्पिटेशन होता है, टैकीकार्डिया है, ट्रेमर्स होते हैं। उसके लिए हम लोग जो है वो हाथ फैला कर देखते हैं, हाथ उनके कांपते हैं। जी जी जी। उनको जीआई इंटॉलरेंस, डायरिया होती रहती है, डायरिया होता रहता है लगातार। ये द फीचर ऑफ हाइपरथायरॉइड। इसके वजह से भी वेट लॉस होता रहता है। तो इस तरीके के पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों में भी चेंजेस होते हैं? आंखों में हाइपरथायरॉइड वालों को, हाइपरथायरॉइड वालों जी, ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर मेढक की आंखें जैसी नजर आने लगती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि थायराइड का मेन काम क्या है? सर हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे गाड़ी से पेट्रोल डालने से नहीं चलती है, उसमें इंजन ऑयल भी डालना पड़ता है।
तो थायराइड हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन मेन हार्मोन है, दैट वर्क लाइक एन इंजन ऑयल। ओके। आपके बॉडी का जो हीट कंबस्शन है, फ्रिक्शन है, कैलोरी कंजप्शन, दिस ऑल इज डन ओनली बाय द थायराइड हार्मोन। अच्छा अच्छा। बॉडी ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू दे नीड थायराइड हार्मोन फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म। आपका जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिज्म, उसको थायराइड। इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि बात बात में हमेशा आता रहता है कि BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो बेसल मतलब एट रेस्ट, जब हम लोग जैसे हम अगर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, आराम से लेटे हुए, तब भी हम लोग की धड़कन चलती रहती है। बिल्कुल। सांस चलती रहती है, शरीर में खून बनता है, RBC, WC, प्लेटलेट, हार्मोन्स बनते हैं, सर्कुलेशन चलता रहता है। शरीर तो अपना काम कर ही रहा है, चाहे हम कोई काम करें या नहीं। बिल्कुल। तो उस दौरान जो भी एनर्जी कंज्यूम होता है, ये होता है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। राइट। दैट इज नोन एज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। और नॉर्मली फीमेल्स में इट अराउंड 1500 किलो कैलोरी और मेल्स में 1600 से 1800 किलो कैलोरी BMR। ठीक। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि बहुत से लोगों में देखा जाता है थायराइड के पेशेंट जो है उनका कद छोटा होता है और उनकी हड्डियों में कमज़ोर होती हैं हड्डियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस होती है बहुत। क्योंकि मैंने देखा है एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैंने कई बार देखा है जो पेशेंट आते हैं उनमें जो है उनकी हड्डियों में कमजोरी मालूम पड़ती है और उनकी अगर जांच भी कराया जाए तो आइदर दे आर ऑस्टियोपोरोटिक या ऑस्टियोपेनिक है। तो जो हाइपोथायराइड, जो बच्चों में जो पैदाइशी थायराइड हार्मोन की कमी रहती है, तो उन लोग की लंबाई नहीं बढ़ती, दे बिकम ड्वार्फ। अच्छा। मतलब बौना हो जाते हैं, उनको बोलते हैं। और इन लोग का मेंटल रिटार्डेशन रहता है, मेंटली दे उतने अलर्ट नहीं होते हैं जितने। लेकिन ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो लोग बौने होते हैं उनका मेंटल लेवल नॉर्मल रहता है। अच्छा। थायराइड की वजह से जो बच्चे बौने होते हैं उनका मेंटल लेवल नॉर्मल नहीं होता, मेंटली रिटार्डेड। राइट। लेकिन ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो ड्वार्फ होते हैं उनका मेंटल लेवल नॉर्मल रहता है। अच्छा। तो पैदाइशी अगर कोई थायराइड हार्मोन की कमी है तो वो लोग बौने होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि थायराइड के लिए बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है? एक तो पहले हमको ये बताएं कि जांच में और क्या हो सकता है। जैसे साधारण सी जांच होती है T3, T4, TSH, एक तो ये जांच होती है, क्या इसके अलावा भी कोई जांच? अगर हमको लगा इसमें कोई ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग एंटी-TPO कराते हैं। एंटी-TPO और एंटी-TG भी होता है, थायराइड ग्लोबुलिन। अच्छा। उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कहीं कोई नोड्यूल है कि नहीं, कोई हॉटस्पॉट है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि वो यहाँ पे कुछ ग्लैंड का अलग सा पार्ट सा महसूस होता है। अच्छा, वो आप अभी बता रहे थे आयोडीन वाला, आयोडीन के बारे में बताइए कि आयोडीन अपटेक में क्या देखते हैं? अपने देखते हैं कौन सा एरिया आपका काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे आयोडीन का अपटेक नहीं होगा जी, तो उससे भी डायग्नोसिस हो जाती है। तो सर एक पेशेंट डायग्नोज हो गया कि इसको हाइपोथायराइडिज्म है, अब आप जो है वो ट्रीटमेंट पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। कभी कभी पेशेंट आते हैं वो ये बताते हैं कि मैं आज इस नाम की दवा ले रहा था, अब 4 दिन में मेरी दवा खत्म हो गई, मैंने ढूंढा वो मिली नहीं, अब मैंने जो है दूसरी दवा ले लिया। दोनों थायराइड की दवा चेंज हो गया, ब्रांड चेंज हो गया, लेकिन उनके सिम्टम में परेशानी बनी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक दवा जो है वो ब्रांड चेंज हो जाने से भी जो है वो पेशेंट पहले तो बहुत अच्छा महसूस करता था, उसी डोज में दवा खा रहा है लेकिन अब उसको फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो ये पाया गया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सब में वही रहता है, लेवोथायरॉक्सिन सोडियम। हाँ। लेकिन ये सब दवा में इनएक्टिव इंग्रेडिएंट भी होता है डिफरेंट टाइप, तो वो शायद आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक से होने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए आपके शरीर में जो है थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। क्या डॉक्टर साहब इसको इम्प्योरिटी मान सकते हैं कि दवाइयों की इम्प्योरिटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि नहीं, रॉ मटेरियल बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं रहा हो तो उतना। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कैसे दवा शुरू करते हैं पेशेंट को आप, और क्या प्रिकॉशन बताते हैं, कब उनको दवा लेनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है थायराइड के लिए, और उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए इसके बारे में बताएं। थायराइड हाइपोथायराइड में हम लोग ये थायरॉक्सिन सोडियम देते हैं जी, तो इसको लोग बोलते हैं सुबह खाली पेट लेना चाहिए, जैसे आप सुबह 6 बजे ले लीजिए और कम से कम उसके 1-2 घंटे बाद आपको चाय नाश्ता जो मिले, नॉट बिफोर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब इस समय एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आजकल की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में बहुत से लोगों को बहुत हाइपर एसिडिटी होती है, बहुत से लोग सवेरे उठ करके एंटी एसिडिटी जैसे रेबिप्राजॉल, पेंटाप्रोजॉल जैसी चीज़ खाली पेट खाते हैं। अब आप मुझको ये बताइए कि जो
वो दवा खाते हैं उनको थायराइड की दवा एक साथ लेनी चाहिए, यहाँ कुछ अंतर नहीं है? एक साथ नहीं, उनको 1 घंटे बाद मिनिमम, 1 घंटे मिनिमम खाली पेट आपको थायराइड ही Yes. है। अब दूसरी बात डॉक्टर साहब, इसी समय मैं यह पूछना चाहूँगा, ऐसे बहुत से रोगी हैं जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लेते हैं, टीबी की दवा खाते हैं, वो भी खाली पेट ही खाई जाती है, उसके लिए क्या करना? पहले थायराइड की दवा खा लेना, फिर टीबी की दवा खाना है, या दोनों साथ साथ? नहीं सर, पहले थायराइड की दवा ले ले, सुबह पहले थायराइड की दवा ले लें, उसके 1 घंटे बाद जो लेना वो सब। उसके 1 घंटे बाद, मतलब थायराइड की दवा लेना है तो सबसे पहले वो खाली पेट लिया जाएगा, बाकी सारी दवाइयाँ बाद में ली जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, और क्या प्रिकॉशन होती है? आपको खाली पेट तो रहना ही है जी। अगर आप कोई दवा उस दिन अगर भूल जाते लेना, सपोज आज हम दवा लेना, तो जब आपको याद आए, अगर आप 1 घंटे पहले खाना खाए तो फिर 2 घंटे बाद आप दवा ले लीजिए, और दवा लेने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। अच्छा। और अगर आप पूरा ही भूल गए आज दवा लेने, तो नेक्स्ट डे आप उसका डबल डोज ले लीजिए। डबल डोज लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना होगा हमको, हमारे दर्शकों को, कि अगर आप एक दिन दवा की डोज मिस कर गए तो नेक्स्ट डे आपको दुगनी दवा लेने की जरूरत पड़ेगी, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आगे चलते हैं कि अब हम लोगों को एक तो ब्रांड चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, खाली पेट थायराइड की दवा लेने के बाद ही दूसरी कोई दवा लेनी चाहिए, चाहे वो आप एंटासिड लेते हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की दवा लेते हो, या जो भी दवा आपको खाली पेट दिया गया है वो थायराइड की दवा खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको लेना चाहिए। ठीक, और बताएं डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पार्ट में आप और किस तरीके से क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? और हाइपोथायराइड जी, हाइपोथायराइड में जैसे वो किस तरीके से क्या, जैसे कुछ लोग होते थे एक जमाने में आयोडीन अपटेक होता था, आयोडीन का ट्रीटमेंट होता था, नॉर्मल वो हाइपोथायराइड में वो हाइपोथायराइड। अच्छा, तो हाइपोथायराइड में आपको सिर्फ जो है हार्मोन का सप्लीमेंट देना है। ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास हाइपोथायराइडिज्म लेकर, हाइपोथायराइड, हाँ, उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो जो हाइपोथायराइड में उसका 3 तरह का इलाज होता है। एक तो उसमें दवाई दी जाती है, जैसे नियोमार्काजोल है, या प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। जी, ये दवा हम लोग 2-4 साल देते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसके बाद में अगर कोई रिपीटेड हाइपोथायराइड हो रहा है, देन वी आस्क हिम टू गो फॉर रेडियोएक्टिव आयोडीन। अच्छा, दैट इज द बेस्ट, रेडियोएक्टिव आयोडीन। जी, और तीसरा इलाज है सर्जरी। सर्जरी मतलब जो एक्टिव पार्ट है बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है उसको निकाल दिया जाए। हाँ, सर्जरी। हाँ, लेकिन बहुत से रोगियों में रेडियो एक्टिव के बाद काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन सबसे अच्छा है जी, और बहुत सिंपल है जी। उसमें I-131 के नाम से आयोडीन आता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जी। वो सिंगल डोज लेना है, ओरली। सोल्यूशन भी आता है, कैप्सूल भी आता है, आप उसको ले लीजिए। पूरे बॉडी में केवल थायराइड एक ग्लैंड है जो आयोडीन लेता है, और कोई भी बॉडी का टिश्यू आयोडीन नहीं लेता है। तो आप जितना भी आयोडीन लेंगे 80% वो ले लेगा, 20% आपके यूरिन के रास्ते निकल जाएंगे। अच्छा, और 2-4 महीने में जो आयोडीन से आपका बीटा पार्टिकल निकलता है जी, वो उसको नेक्रोसिस कर देगा। अच्छा, तो वो थायराइड जो हाइपर था वो हाइपो होने लगेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि खाने पीने का क्या सिस्टम होना चाहिए थायराइड के पेशेंट में? क्या खाना चाहिए, क्या बचाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सर, जब से आयोडाइज सॉल्ट आ गया है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा परहेज हम लोग पेशेंट को नहीं बोलते। जब से अगर वो आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं जी, तो फिर भी जो नहीं लेने वाली चीज़ है उसमें जैसे हम लोग बोलते फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, कैबेज या स्पाइनच, ब्रोकोली, हाँ, ये सब नहीं लेना चाहिए, दे आर गोइट्रोजन जी। उसके अलावा जैसे सोया प्रोटीन है, या सोया मिल्क है, हाँ, या सोयाबीन है, इसमें थोड़ा फाइटोएस्ट्रोजन होता है। हाँ, तो ये थायराइड हार्मोन में एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते हैं। अच्छा, तो इसको भी नहीं लेना चाहिए। इसको भी नहीं। अब डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत हो रही है। तो उनकी प्रेगनेंसी पे उसका क्या असर पड़ता होगा? प्रेगनेंसी में तो उन लोगों को स्टिल बॉर्न बेबी हो सकता है, एक बहुत बड़ा ये कॉम्प्लिकेशन है, मिसकैरेज हो सकता है, एक्लैम्सिया हो सकता है। अच्छा, एक्लैम्सिया हो सकता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट वुमेन को रेगुलर दवा खाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग TSH लेवल देखते हैं जी, जो नॉन प्रेग्नेंट मेल या फीमेल हो, नॉन प्रेग्नेंट कोई भी हो, तो उसमें हम लोग TSH को रखते हैं 5 के आसपास। अच्छा, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो फर्स्ट टाइम इस टाइम उसका TSH जो है इट शुड बी नॉट बी मोर देन 3। अच्छा,
और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में शुड बी अराउंड 2.5, उससे ऊपर नहीं। अगर उससे ऊपर है यू हैव टू गिव देम ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइड। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी आज जानकारियाँ दी है थायराइड के बारे में, और हमारे दर्शकों को इसकी पूरी जानकारी मिली होगी कि अगर उनको थकान लगती है, दिन में वो काम नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लगातार वजन बढ़ रहा है, उनको भी दिखाना चाहिए डॉक्टर को, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लगातार वजन कम हो रहा है, उनको बहुत पसीना आ रहा है, वो भी थकते हैं, तो उन्हें भी दिखाना चाहिए, क्योंकि थायराइड ऐसी बीमारियों में आता है जो अगर कम होगा तो भी परेशानी, बढ़ जाएगा तो भी परेशानी। तो इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस रखने के लिए बहुत ही कारगर दवा उपलब्ध है, बहुत सस्ती दवा उपलब्ध है, जिससे बहुत अच्छा इलाज होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और दर्शकों फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल। धन्यवाद। थैंक यू।